एनालिटिक फंक्शन या होलोमोर्फिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन, तीन नाम है इसके। किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पर एनालिटिक चेक करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। और डिफरेंशियबिलिटी कहां चेक करनी पड़ेगी, जिस पॉइंट पर तुम एनालिटिक चेक कर रहे हो उस पर तो चेक करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके जो आसपास के पॉइंट है, जो उसके नेबरहुड पॉइंट पे हैं, उन सब पर भी तुम्हें डिफरेंशियबल चेक करना पड़ेगा। अब बात उठती है यहां पर नेबरहुड की। तो नेबरहुड मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, नेबरहुड की मैंने वीडियो डाल रखी थी, लेकिन तुमने नेबरहुड नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा था नेबरहुड दो तरह के होते हैं, जैसे वहां पर सर्कुलर में थे और एक होते थे हमारे स्क्वायर में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सर्कुलर की। सर्कुलर नेबरहुड क्या कहलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं बैठा हूं और मेरा नेबरहुड देखना, तो मेरे पास में मुझे सेंटर मानकर एक सर्किल ड्रॉ करो, लेकिन ध्यान रखना उसकी रेडियस बहुत स्मॉल होनी चाहिए। मैथ्स में स्मॉल का मतलब होता है 0 1 के बीच में रेडियस लेनी है। मान लो किसने 1/2 ले ली, 1/10 ले ली, 1/100 ले ली, तो एक सर्किल ड्रॉ करिए मुझे सेंटर मानकर। तो जो वो सर्किल बनेगा उसके अंदर जो पॉइंट आएंगे वो सारे मेरे नेबरिंग पॉइंट कहलाएंगे, पड़ोसी कहलाएंगे मेरे। ठीक है, जब ऐसे नेबर होने के लिए कोई ऐसी विशेष कंडीशन तो होती नहीं है, पास से ही मतलब होता है। तुम्हें पता है, जैसे कि मान लीजिए तुम अपने मकान के पास पास में पड़ोस बताते हो, कोई पूछता है तुम्हारे पड़ोस में कौन कौन रहते हो, तो तुम अपने घर से 3 4 घर छोड़ करता उन सबको बताते हो ये सब पड़ोस में है। लेकिन कभी कभी तो 2 किलोमीटर दूर के जो रिश्तेदार हुआ है या जानता हुआ है उसे ही पड़ोस में बताने लगो मेरे पड़ोस में रह हुए। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी थी। तुम मान लीजिए अमेरिका जाना हुआ, अमेरिका में कोई तुम्हें आदमी मिला अपने जैसा, जैसा हम सांवले से हैं तो सांवला सा दिखाई दिया, तो लगा कहाँ का हो सकता है ये, तो उसे ही चुनेंगे हम, उसे ही पकड़ेंगे। पूछा उससे कहाँ का, केरल का, अच्छा पड़ोसी हो, तो कोयल को भी पड़ोसी बना लिया, जबकि हम खुद मेरठ में रहते हैं। तो पड़ोस का कोई ऐसा फिक्स एरिया नहीं होता कि कहां तक पड़ोस लेना है, बस पड़ोस का मतलब पास सा होता है। यही बात मैथ्स में दिक्कत होती है, मैथ्स में पड़ोस कहां तक लें, क्योंकि हमें ये तो कहा गया स्मॉल सर्किल ड्रॉ करिए उस पॉइंट को जिस पॉइंट का तुम्हें पड़ोस देखना है। अब इस स्मॉल सर्किल का मतलब क्या है, किसने रेडियस 1/2 ले ली, किसने 1/10 ले ली, किसने 1/1000 ले ली, तो अलग अलग सर्किल ड्रॉ हो जाएंगे। समझ रहे हो तो मेरी बात को, तो पड़ोस अलग अलग तरह का हुआ। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा ये Z0, यहां एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने Z0, ये है। अब किसी ने इतना सा जीरो है ये सर्किल ड्रॉ करा, किसी ने ये सर्किल ड्रॉ करा, किसी ने ये सर्किल ड्रॉ करा। तो क्योंकि मान लीजिए छोटे वाले की रेडियस 1/2 है, उसकी रेडियस जो तो सही है 1/1000 है, इसकी रेडियस 1/100 है, इससे बड़े वाले की, इससे बड़े वाले की मान लीजिए 1/2 है, यही तो है। ठीक, तो ये भी पड़ोसी जो इसके अंदर आएंगे वे भी सारे इसके पड़ोसी Z0 के, इस छोटे वाले सर्किल के अंदर आएंगे वे भी पड़ोसी, और जो इस वाले के आएंगे और छोटे वाले के वो भी पड़ोसी, सारे पड़ोसी हुए। तो इसका मतलब कहां चेक करना है, मैं इसको एनालिटिक, एनालिटिक कहा गया है जिस पॉइंट पर तुम चेक कर रहे हो तो उसके पास, उस पर खुद पे भी वो डिफरेंशियल होना चाहिए और उसके पड़ोस में भी होना चाहिए। तो पड़ोस का मतलब क्या हुआ, कौन सा सर्किल में चेक करना, इसमें या इसमें, ये कहना चाह रहा है। कोई भी एक नेबरहुड ढूंढ दो, कोई भी एक सर्किल बना दो, अगर किसी पॉइंट पर तुम्हें एनालिटिक चेक करना है उस पर तो वो डिफरेंशियल होना चाहिए, और एक उसका ऐसा पड़ोस मिल जाना चाहिए, एक ऐसा सर्किल बन जाना चाहिए कि उस सर्किल के अंदर के सभी पॉइंट पर भी वो डिफरेंशियल हो जाए। ये नहीं कि ये वाला सर्किल ढूंढना, नहीं, नहीं, कोई भी एक सर्किल ऐसा यदि बन जाता है कि उसके हर पॉइंट पर वो डिफरेंशियल हो जाती है और उस पर खुद पे भी हो, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन फिर एनालिटिक है। जैसे मान लीजिए कोई कहना है कि मैं धर्मात्मा हूं, धर्मात्मा का मतलब अच्छे काम करने वाला, ठीक है। ठीक बात, हमने पूछा तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारे पड़ोस में कितने लोग रहते हैं, नो बहुत सारे लोग, ठीक है। तो क्या वे सभी सज्जन लोग हैं, क्या वे सभी सज्जन लोग हैं, अगर तुम धर्मात्मा हो तुम खुद भी सज्जन होगे और तुम्हारे आसपास के जो पड़ोस होगा वो भी सज्जन होना चाहिए, वरना तुम धर्मात्मा किस काम के रहे, असर तो पड़ना चाहिए ना, तभी तो धर्मात्मा कहलाओगे। तुम खुद सज्जन और आसपास के भी सज्जन। अगर मान लीजिए वो धर्मात्मा यहां पर रहता है, ठीक है, वो खुद सज्जन है, उसके आसपास में यहां पर 10 लोग ऐसे हैं जो सज्जन हैं और कुछ ऐसे हैं जो दुर्जन है, दुर्जन का मतलब बेकार लोग, तो फिर वो क्या एनालिटिक या धर्मात्मा कहलाएगा, नहीं, वो धर्मात्मा नहीं कहलाएगा। धर्मात्मा के आसपास के भी लोग कैसे होने चाहिए, सभी सज्जन होने चाहिए, तो वो खुद सज्जन, उसके आसपास के भी सज्जन, तभी तो कहेंगे उसे कि हाँ ये धर्मात्मा है। यही बात हमारी है। एनालिटिक तब कहा जाएगा जब वो खुद डिफरेंशिएबल हो और उसके आसपास में एक पड़ोस ऐसा मिल जाए जो वो भी हर पॉइंट पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो।
तब उसे एनालिटिक कहा जाएगा। तो एनालिटिक चेक करने के लिए हमें डिफरेंशियबिलिटी ही चेक करनी पड़ती है, लेकिन उस पॉइंट पे तो चेक करनी ही पड़ती है, साथ में उसके पड़ोस भी मिलना चाहिए ऐसा। सही है। एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने, 1/z-1 इंटू में डाल दिया मैंने z-2। एक फंक्शन ली मैंने f(z), कोई कहता है इसे डिफरेंशिएबल चेक करो, किन पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल है, किन पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए या सिंपल डिफरेंशिएट करके कर लीजिए, वो मर्जी है तुम्हारी। मैंने ऐसा सिंपल डिफरेंशिएट करा। जब सिंपल डिफरेंशिएट करूंगा मैं, क्योंकि सिंपल डिफरेंशिएट डिवाइड रूल से कर लेंगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर ऐसा तो नीचे आएगा ही, ऊपर कुछ और आएगा, आएगा नहीं आएगा डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये जो वैल्यू आई है डिफरेंशिएट करने के बाद, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइट एंड यूनिक, या फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए। भाई अगर किसी फंक्शन के सीधे फॉर्मूले नहीं है तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से होगा डिफरेंशिएट, को सिंपल कर सकते हो, फॉर्मूले है तुम्हारे पास में, सिंपल कर लीजिए, क्या दिक्कत है। सिंपल कर लिया, हम नहीं आ गया, ऊपर कुछ भी आए। अब ये बताओ ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, एफ डैश जेड की वैल्यू कब नहीं निकलेगी फाइनाइट यूनिक, जब जेड की वैल्यू यदि 1 रख दी जाए या 2 रख दी जाए। इसका मतलब ये फंक्शन 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब ये बात उठती है, क्या ये 1 पर एनालिटिक हुई, एनालिटिक चेक करना हमें। डिफरेंशिएबल तुमने कह दिया कि हाँ वे डिफरेंशिएबल नहीं है, हम पूछना चाह रहे हैं क्या ये एनालिटिक हुई 1 पर या 2 पर। तो देखिए क्या बता रहे हैं, सुन लीजिए। जैसे 1 पर चेक करना, ये रहा, यहां पर 1 ले लिया मैंने, ये रहा 1, जेड इक्वल टू 1। एनालिटिक होने के लिए उस पॉइंट पर खुद पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन 1 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं है। पड़ोस तो बाद में देखेंगे, पहले तो वो खुद सज्जन होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये z इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल एनालिटिक भी नहीं कहलाएगी। आगे बात समझ में, ठीक जी। एक मिनट को मैं और पॉइंट लेता हूं, मैंने यहां पर +1 डाल दिया और यहां +2 डाल दिया, एक मिनट के लिए फंक्शन चेंज कर दी, यहां पर प्लस प्लस डालकर और डिफरेंशिएट करा तो ये आ गया इस टाइप का। अब हमें पता है z इक्वल टू -1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं आएगी, और z इक्वल टू -2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं आएगी। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं z इक्वल टू 1 पर, z इक्वल टू 1 पर चेक करवाना चाहता हूं, तो z इक्वल टू 1 पर तो इसकी वैल्यू फाइनाइट यूनिक आ जाएगी। तो इसका मतलब z इक्वल टू 1 पर तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन क्या उसके आसपास में के सभी पॉइंटों में भी डिफरेंशिएबल है। देखिए ध्यान दीजिए, z इक्वल टू 1 का मतलब होगा, यहां मान लीजिए z इक्वल टू 1 का मतलब रियल पार्ट इसका 1 है, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, तो ये पॉइंट कहां जाएगा, रियल एक्सिस पर, यही तो होगा। हम इस 1 पर चेक करना चाहते हैं, तो हमें पता 1 रखने पर इसकी वैल्यू फाइनाइट यूनिक आएगी f डैश की, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। अब इसके आसपास में क्या ऐसा कोई पड़ोस मिल सकता है जिसके हर पॉइंट पर भी ये डिफरेंशिएबल हो जाए, तो ये एनालिटिक कहलाएगी। बताओ कितनी रेडियस लेकर मैं सर्कल ड्रॉ करूं, इसके आसपास ढूंढना, इसका पड़ोस ढूंढना है मुझे, क्या ऐसा पड़ोस अवेलेबल है जिसके हर पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल हो जाए। तो जेड मतलब इसकी रेडियस कितनी लेकर ड्रॉ करूं, देखो ये -1 पे तो खतरा है, तो -1 तो इधर जाएगा, और -2 पे खतरा है तो -2 तो इधर जाएगा। तो क्या इसका पड़ोस ऐसा मिल नहीं सकता जिसके हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए, क्यों नहीं मिल सकता। तुम यहां पर 1/2 रेडियस लेकर डाल दो, 1/2 रेडियस लेकर घुमाओगे तो यहां पर वैल्यू कितनी बैठेगी, या 1 है, और यहां 1/2 कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, माइनस कितना हो जाएगा, हाँ 1/2 बैठेगी, 1 में से 1 गया, कम हुआ तो 1/2। तो इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और 1/2 पे ये वैल्यू 100% फाइनाइट यूनिक आएगी। तो एक पड़ोस तुम ऐसा ढूंढ सकते हो किसका, z इक्वल टू 1 का, जिसके हर पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल है। समझ में आगे बात तुम्हें जो है। हाँ इसके पड़ोस में एक कोई भी एक पॉइंट ऐसा खतरा हो जाता जिस पर वो डिफरेंशिएबल ना होती, पड़ोस नहीं मिल पाता ऐसा, तो फिर ये एनालिटिक नहीं कहलाएगी। मतलब एक पड़ोस मिल जाना चाहिए, चाहे कितनी भी छोटी रेडियस डालकर निकालो या कितनी भी बड़ी डालकर निकालो, बड़ी तो नहीं डालनी, पड़ोस का मतलब पास ही होता है, तो छोटी ही डालनी है रेडियस जो है। तो एक सर्किल ऐसा बन जाना चाहिए जिसके हर पॉइंट पर वो कैसी हो जाए, डिफरेंशिएबल, तो फंक्शन फिर वो पॉइंट पर क्या कहलाएगी, एनालिटिक कहलाएगी। समझ में आ गई बात तुम्हें। फिर सुन लो, कोई फंक्शन ऐसी है, एक मिनट के लिए मैं जरा इसको और डायग्राम चेंज करता हूं इसका थोड़ा सा, या क्वेश्चन ही बदल देता हूं मैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है, मैंने उसको डिफरेंशिएट करा, या log z की बात कर ले देते हैं। एक फंक्शन ली मैंने f z इक्वल टू log z, ये कोई मुझसे पूछता है बताइए कि ये एनालिटिक है या नहीं है, तो एनालिटिक होने के लिए मुझे डिफरेंशिएबल चेक करना पड़ेगा, बस डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे ही चेक करना पड़ेगा, उसके आसपास में भी रोज ढूंढना पड़ेगा। सही है, ठीक बात। मैंने इसे डिफरेंशिएट करा f z, तो कितना आया 1/z। बताइए किस पॉइंट पे खतरा है, 0 पे खतरा है, 0 पे तो खतरा है, तो 0 पे क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी, तो इसका मतलब 0 पर तो ये एनालिटिक कभी हो नहीं सकती, क्योंकि 0 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं है। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक बात।
अब बात करते हैं, ये रहा हमारा z इक्वल टू जीरो, तो जीरो पे तो मैं कन्फर्म है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या z इक्वल टू 1/2 पर भी है एनालिटिक आएगी? तो एनालिटिक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले z इक्वल टू 1/2 पे डिफरेंशियल चेक करना पड़ेगा। 1/2 पर, तो 1/2 रख के देखो, इसमें फाइनाइट वैल्यू आ गई, 2 आ गई, इसका मतलब 1/2 पे डिफरेंशियल है। अब इसका क्या पड़ोस ऐसा मिल सकता है जिस पर इसकी वैल्यू हर जगह फाइनाइट आए एफ डैश की? हाँ मिल जाएगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1/2, तो 1/4 रेडियस लेकर घुमा दो सर्किल। समझ में नहीं आए? तो यहां 1/4 रेडियस लेकर जैसे तुम घुमाओगे, रेडियस लेनी है 1/4, तो जैसे तुम सर्किल घुमाओगे उस सर्किल के हर पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक है, वो डिफरेंशिएबल है। समझ में नहीं आई बात? तो मैं जो है, तो एक पड़ोस ऐसा मिल जाना चाहिए। बच्चा कहता है मैं तो यहां से आता कि 1/2 है, 1/2 है, तो मैं तो 1/2 से 0.5 से बड़ी लूंगा, मैं तो 0.6 लूंगा और तब सर्किल घुमाऊंगा 0.6 लेकर, तो वो इसके अंदर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एनालिटिक नहीं हुई, नहीं, एक पड़ोस मिल जाना चाहिए जिससे धर्मात्मा बता सके देखो मेरे ये सारे पड़ोसी हैं, मैं सज्जन और मेरा ये पड़ोस ऐसा है जो सारे सज्जन हैं। सही है, लेकिन उसके घर से मतलब आधा किलोमीटर दूर एक आदमी रह गया, वो दुर्जन है, तुम जानते हो, वो कौन है? वो तेरे पड़ोस में ना, वो मेरा पड़ोस ना, वो तो मेरे पड़ोस से दूर है, तो उसे वो मना कर देगा तुरंत, वो पड़ोस में गिनेगा। वो पड़ोस किसे गिनेगा? वो जो उसके मतलब के हैं, जिसे वो बता सके हाँ मेरे पड़ोस ये रहा। समझ में आ गई तुम्हें बात? मतलब एक पड़ोस ऐसा बन जाना चाहिए जिसके हर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल हो जाए, तभी वो एनालिटिकल आएगी। सही है, ठीक बात। तो एनालिटिक चेक करने के लिए कभी भी किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर तो वो होनी ही चाहिए डिफरेंशिएबल, और साथ में उसके जितने पड़ोस, मतलब जो भी उसके पास में एक पड़ोस ऐसा मिल जाना चाहिए जिसके हर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल हो, तो फंक्शन को कहेंगे हम वो एनालिटिक है। अब बात आती है एंटायर फंक्शन। दूसरी डेफिनेशन लिखिए, एंटायर फंक्शन या इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं सर। कर लिया, नाम से जाहिर है, एंटायर फंक्शन या इंटीग्रल फंक्शन ऐसी फंक्शन जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन, पूरे प्लेन के अंदर हर पॉइंट पर वो एनालिटिक हो जाए। सही है, हर पॉइंट पर, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, ई की पावर जेड, साइन जेड, कोर जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस हाइपरबोलिक जेड, ये सारी एंटायर फंक्शन है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड, इसे डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, ई की पावर जेड ही आएगा। जेड की वैल्यू तुम कुछ भी भरो, कुछ भी, ई की वैल्यू हमेशा ही फाइनाइट यूनिक होती है। ठीक है,
तो ये फंक्शन जो है हमारी हर पॉइंट पर एफ डैश जेड की वैल्यू निकलेगी। इसका मतलब हर पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल है। सपोज करिए, मान लीजिए कोई कह रहा है इस पॉइंट पर चेक करके दिखाओ, ये पॉइंट 3 4 है, कहना जेड इक्वल टू है 3 + 4i, इस पर चेक करके दिखाओ। तो तुम इसमें से ये रख के देखो, e की पावर कितनी आ जाएगी 3 + 4i, इसे तोड़िए, e की पावर आ जाएगी 3 + 4i, ऐसा ब्रेक कर लीजिए, e की पावर 3 और क्या बन जाएगा cos 4, हाँ cos 4 + i sin 4। तो क्या ये वैल्यू इनफाइनाइट गई? नहीं, cos 4 की वैल्यू -1 + 1 के बीच होती है, sin 4 की वैल्यू भी, तो ये वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, फाइनाइट ही आएगी। चाहे हमें cos 4 निकालना ना आता वो दूसरी बात है, लेकिन 12th में टेबल होती है पूरी साइन कोस की वैल्यू निकालने की। मेरी बात समझ में आ गई तुम्हें? तो ये वैल्यू फाइनाइट यूनिक है, इसका मतलब ये फंक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। लेकिन डिफरेंस एनालिटिक तो ये कहता है कि उसके पड़ोस, इसका पड़ोस तो कितना मिल जाएगा, तुम कितने भी पड़ोस में ढूंढ लो, यहाँ कितना भी छोटा सर्किल बना लेना, कितना ही बड़ा, क्योंकि हर पॉइंट पर ही जब डिफरेंशिएबल है ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो क्या इसका पड़ोस नहीं मिल सकता ऐसा जिसके हर पॉइंट पर ही डिफरेंशिएबल आ जाएगी? मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन कहलाएगी, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एंटायर फंक्शन, जो पूरे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हर पॉइंट पर एनालिटिक हो, किसी भी पॉइंट पर चेक करिए। तो जैसा मैंने ये एग्जांपल लिया, इस पॉइंट पर ये खुद इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, और इसका एक पड़ोस भी ऐसा मिल जाएगा जिसके हर पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल आएगी। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो इसका मतलब ये कहलाएगी एंटायर फंक्शन। अब करते हैं हम क्वेश्चन। हमने एक थ्योरम की थी कल या पहली वाली वीडियो में, एफ जेड कोई फंक्शन है जिसका रियल पार्ट है u और इमेजिनरी पार्ट है v, ये बताया था। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, डेल यू डेल एक्स इक्वल टू होगा डेल वी ओवर डेल वाई के, ये तो था, और डेल यू डेल वाई इक्वल टू होगा माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स के। इन्हें कहते हैं कोची राइमन इक्वेशन, ये सीआर इक्वेशन के नाम से बड़ी फेमस है ये, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऐसा जरूर होगा, किसी को भी चेक करके देखिए। सपोज करिए अभी बताया तुमने एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड, एनालिटिक है तो एनालिटिक, एनालिटिक का मतलब तो डिफरेंशिएबल तो हर पॉइंट पे ही है, अभी तो बताया ना एंटायर फंक्शन है, ये हर पॉइंट पे ही डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो ये एनालिटिक भी है, क्योंकि इसका पड़ोस भी ऐसा मिल जाएगा, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल तो है ही। चलो ठीक है, अब हम इसको इससे करना चाहते हैं, इस थ्योरम को लगाना चाहते हैं। कल भी हमने करके दिखाया था कि यदि कोई फंक्शन ये ऐसी दी गई है तो 100% यदि डिफरेंशिएबल है तो ऐसा भी हुआ होगा, चेक करियो। इसके लिए पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो इसे तोड़ना पड़ेगा। तो जेड की जगह क्या भर लोगे, एक्स प्लस आई वाई, तो यहां पर जाएगा e की पावर एक्स, फिर लगा दोगे आयथम कोस वाई प्लस आई साइन वाई, तो इसका रियल पार्ट कितना आया, e की पावर एक्स कोस वाई प्लस आई e की पावर एक्स साइन वाई। कंपेयर कर लो u प्लस आई वी से, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की पावर x कोस y, और v की वैल्यू आ जाएगी e की पावर x साइन y। ये तो आ गई, ठीक बात। अब जरा इसमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तुम्हें, तो पहले डिफरेंशिएट करना है u का x के, जा करके बताओ कितना आएगा u का x के। तो तुमने बताया डेल u डेल x बताया, a की पावर x आएगा इंटू में कोस y आएगा। अब जरा v का करके दिखाइए y के, v का y के, तो e की पावर x आएगा और cos y आएगा, देखो ये सेम नहीं आ गए, ये आ गए। अब जरा u का करना y के, u का y के करना, कितना आ जाएगा, e की पावर x माइनस के साइन y। अब v का करना x के, तो e की पावर x साइन y। अब देखिए ये चीज और ये चीज सेम नहीं आ गई, माइनस का तो अंतर आया है, सेम आ गया। तो यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होती है तो 100% कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई जरूर करती है। लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं कर सकते तुम, अगर कभी कहा जाएगा कि हाँ भाई इसे डिफरेंशिएबल चेक करो और कोची राइमन इक्वेशन तुम सेटिस्फाई कर दो, तो जरूरी नहीं होता, अगर कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो डिफरेंशिएबल होगी। इस थ्योरम को सही से समझिए जो मैंने करवाया, मैंने कहा जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो, उल्टा नहीं बोल रहा मैं, सही है। तो फिर हम इसका इस्तेमाल कैसा करेंगे क्वेश्चनों के अंदर, तो इसके लिए एक इसकी सफिशिएंट कंडीशन होती है, उल्टी कंडीशन, वो लिखी हुई है यहां पर, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसको सही से पढ़ना, मैं प्रूफ नहीं करवा रहा फिलहाल इसका, ये है सफिशिएंट कंडीशन, इसे नोट करना तुम्हें, इससे क्वेश्चन किए जाएंगे। सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी टू बी एनालिटिक।
नीचे एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ये भी नोट करनी है। अरे ये बड़ी आफत है इसके अंदर, करें कुछ है, हो कुछ हो जाएगा। अपना वही करना पड़ेगा, पेंट में काम जो है अपना वो बढ़िया, अपना कुछ ही हो जाएगा, करें कुछ है, कुछ कुछ हो जाएगा। सही से पढ़ना है सर। कर लिया बच्चों, उतार लिया, ठीक, बस इधर ध्यान देना। देखिए कल जो थ्योरम कराए थे उसका ये उल्टा है एक तरह से, ये सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं, उस वाली को बोलते थे नेसेसरी कंडीशन। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई फंक्शन दी गई है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, और तुम्हें सर एनालिटिक चेक करना, तो तुम एक काम करो, उसका यू एक्स निकालो, यू वाई निकालो, वी एक्स निकालो, वी वाई निकालो, तो वो इन इक्वेशनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये इक्वेशन क्या है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस के वी एक्स, ये है कोची राइमन इक्वेशन। तो कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। साथ में उसने एक बात और कही है यहाँ पर, जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं यू एक्स यू वाई, ये सारे कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस। तो एक कंटिन्यूअस वाली बात जो इसने जोड़ दी है, इसे और ध्यान रखना। अगर तुम्हें इस थ्योरम से क्वेश्चन करने हैं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन दी गई है उसको रियल इमेज में तोड़िए, रियल पार्ट को यू कहिए, इमेजिनरी पार्ट को वी कहिए, कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई कराइए, और साथ में जो डेल यू डेल एक्स आएगा, डेल यू डेल वाई आएगा, ऐसे डेल वी डेल एक्स आएगा, डेल वी डेल वाई आएगा, वो सारे क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस भी होने चाहिए। तो इस कंडीशन में कंटिन्यूटी की वाली जो बात डाली है ये जरूरी होती है। तो जब भी किसी के अंदर कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है और पार्शियल डेरिवेटिव जो है कंटिन्यूअस हो, तो वो 100% फंक्शन एनालिटिक होती है। ध्यान रखना, एनालिटिक का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक करना होता है। बस उस पॉइंट पर तो चेक करते ही है जिस पर कहता है, उसके पड़ोस में भी एक पड़ोस ढूंढना पड़ता है जिसके हर पॉइंट पर वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो अपने दिमाग में शायद एनालिटिक शब्द निकाल दो, बस ये याद रखो, जहां भी एनालिटिक बोल रहा है इसका मतलब क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबल चेक करना। आगे बात समझ में, ठीक जी। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है W इक्वल टू एफ जेड, और हमसे पूछा गया डी डब्ल्यू डी जेड निकालो, तो 2 सेकंड क्वेश्चन है, 1/z आंसर, यही तो है, ठीक है। उसने ये पूछा है कि अब बताओ ये नॉन एनालिटिक है, वेयर W इज नॉन एनालिटिक, कहां पर नॉन एनालिटिक है, कहां पर ये एनालिटिक है। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे W इक्वल टू लॉग जेड को, तो तुमने बताया डी डब्ल्यू ओवर डी जेड जो आएगा, या हाँ 1/z आएगा। तो बताओ किस पॉइंट पर गड़बड़ करेगी, जीरो पर। जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं आएगी, डिफरेंशिएबल नहीं होगी तो एनालिटिक भी नहीं होगी। लेकिन जीरो के अलावा क्या हर पॉइंट पर आएगी, हाँ चेक कर लो, ये रहा हमारा जीरो, ये रहा, इस पर तो गड़बड़ करेगी खुद, इस पॉइंट पर खुद ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस पॉइंट पर ये एनालिटिक भी नहीं है। लेकिन जो इसके आसपास के पॉइंट होंगे, सपोज करिए एक पॉइंट यहां पर है, यहां पर जेड की वैल्यू है 0.01, अब प्लस 0 आई, इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू उतनी है, तो क्या इस पॉइंट पर ये एनालिटिक है, हाँ इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल है, चेक करो। इसमें यहां जेड की वैल्यू क्या भरोगे, तो 0.01 रखोगे, तो क्या इसकी वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी या इनफाइनाइट हो जाएगी, नहीं होने की, सही है। तो इसका मतलब इस पर ये एनालिटिक आएगी, वो डिफरेंशिएबल आएगी। अगर डिफरेंशिएबल इस पर है तो इसके पास पड़ोस बताओ, पड़ोस क्या मिलेगा, सर्किल कितना बड़ा बनाऊं जिससे कि उसके हर पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल आए, कितना सर्किल बनाऊं। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो कितनी है, 0.01 है, कहने का मतलब 1/100 है, तो तुम 1/1000 लेकर एक सर्किल ड्रॉ कर लो। समझ में नहीं आया तुम्हें, रेडियस कितनी डालना, ये रेडियस कितनी डाल देना, 0.001 डाल देना, तो एक पड़ोस ऐसा मिल जाएगा जिसके हर पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल आएगी,
इन्हें समझ में नहीं आई अब बात। तो ऐसा यदि पड़ोस मिल रहा है तो 100% इस पॉइंट पर ये एनालिटिक है, क्योंकि ये इसमें खुद पे भी डिफरेंसेबल है और इसका एक पड़ोस भी मिल गया। मैं यही बात बता रहा था अभी धर्मात्मा वाली। धर्मात्मा यदि अपना पड़ोस नहीं बता पाएगा, चाहे उसके पड़ोस में 4 घर हैं उन्हें बता दे अभी सज्जन है, तो वो खुद भी सज्जन है, तो वह धर्मात्मा कहलाएगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? अगर वो ऐसा कोई पड़ोस बता ही नहीं पाएगा जिसमें सभी सज्जन हो, तो फिर वो खुद धर्मात्मा नहीं कहलाएगा। ऐसे ये एनालिटिक की बात होती है। वो खुद अपने आप तो एनालिटिक हो ही, लेकिन उसका एक पड़ोस भी बता दें हम कि उसके अभी हर पॉइंट पर वो कैसी हो, डिफरेंसेबल हो। खुद तो डिफरेंसेबल हो लेकिन आसपास के बी पॉइंटों पर वो डिफरेंसेबल हो, मतलब एक पड़ोस ऐसा मिल जाना चाहिए ही। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन z इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंटों पर एनालिटिक आएगी। समझ में आ गई बात? बस यहां लिख देंगे हैंस करके, हैंस w इक्वल टू लॉग z इज नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक कहां पर, एट z इक्वल टू 0 पर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या ये एंटायर फंक्शन हुई? एंटायर फंक्शन हुई है? जब z इक्वल टू 0 पे तुम मना कर रहे हो कि एनालिटिक ही नहीं है, हाँ तो एंटायर फंक्शन नहीं है। कर लिया बच्चों? नोट कर लिए? एग्जाम्पल है ये बुक के अंदर, w इक्वल टू एफ जेड की वैल्यू है 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, पूछ रहा है डी डब्ल्यू डी जेड निकालो। सिंपल निकाल सकते हैं, नो डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों लगाओ। फिर पूछ रहा है वो बताइए कहां पर एनालिटिक नहीं है, जल्दी से डिफरेंशिएट करो। एफ डैश जेड बताओ कितना आएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ही, ऊपर वाले का 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा ही, नीचे वाले का -1 आएगा। कैलकुलेट करो कितना बन गया, यहां बनेगा माइनस जेड लेकिन ये प्लस जेड हो जाएगा, जेड जेड कट जाएगा, यहां हो जाएगा +1 और ये -1 नहीं +1 2 अपॉन आ जाएगा शायद, ये आ रहा। बताइए किस पर गड़बड़ करेगी फंक्शन, केवल 1 पर, 1 के अलावा किसी पॉइंट पर गड़बड़ नहीं करेगी। सही है, ठीक बात। तो 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या 1 पर ये एनालिटिक हुई, ये 1 पर एनालिटिक भी नहीं है, क्योंकि खुद तो होनी ही चाहिए डिफरेंशिएबल, वो उसका पड़ोस भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहां पे लिख देंगे एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, ये पहले डिफरेंशिएबल लिख देता हूं, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कहां पर, जेड इक्वल टू 1 पर। सो एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, फिर ये एनालिटिक भी नहीं होगी एट जेड इक्वल टू 1 पर। इसके अलावा क्या सभी पॉइंटों पर एनालिटिक है जेड इक्वल टू 1 को छोड़कर, चेक करो, ये रहा जेड इक्वल टू 1, क्या इसके अलावा सभी पॉइंटों पर, मैं कहता हूं जेड इक्वल टू 0 बताओ, तो जेड इक्वल टू 0 पर क्या खतरा है, कोई खतरा है 0 रखने पर, नहीं, 2/1 सीधी सी वैल्यू निकल रही है। तो 0 पर ये कैसी है, डिफरेंशिएबल है। तो क्या 0 के पड़ोस मिल सकता है ऐसा, हाँ मिल जाएगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 है, तो 1 से कम रेडियस लेकर घुमा दे सर्किल, तो एक पड़ोस ऐसा मिल जाएगा जिसके हर पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल आएगी। तो जेड 0 सॉरी 0 पर खुद डिफरेंशिएबल, उसका पड़ोसी मिल गया जिसके हर पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ये जेड 0 पर क्या हो गई, एनालिटिक हो गई। तो 1 को छोड़कर बाकी सब पॉइंटों पर ये एनालिटिक होगी, क्योंकि पड़ोसी मिल जाएगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी, नेक्स्ट करेंगे। नोट कर लिया? हो गया?
ये क्या निकल लिया है? क्वेश्चन कहां पहुंच गए? एग्जाम्पल नंबर 6 है, तुम्हारी बुक की जो है करवा चुका है वैसे मैं। एग्जाम्पल 6, सो दैट डज नॉट एनीवेयर। चलो बताइए फंक्शन कौन है यहां पर? ऐसे क्वेश्चनों को रट लेना इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भरे पड़े इनके ऊपर। एफ जेड इक्वल टू जेड बार, ठीक है। क्या सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्यों? बार आ रहा, तो अब तुम्हें डेफिनेशन का यूज करना ही पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज। अगर तुम्हें एफ डैश जेड निकालना है तो बताइए फॉर्मूला क्या लिखवाया था? डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। और ये लिमिट तुम्हें सोल्व करनी है और देखना है क्या ये एग्जिस्ट करेगी फाइनाइट और यूनिक, तो ये डिफरेंशिएबल कहलाएगी। डिफरेंशिएबल होगी तो फिर हम एनालिटिक चेक करेंगे। सही है, चलो चेक करते हैं। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू बताओ ऊपर वाले से कितनी आएगी? जेड की जगह क्या भर दूं? जेड प्लस डेल्टा जेड, तो क्या बनेगा? जेड प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस इसकी वैल्यू बताओ यहां से कितनी आएगी? जेड बार अपॉन में डेल्टा जेड। अब लिमिट का क्या रूल होता है? सीधा डेल्टा जेड की जगह जीरो भर दो। तो यदि मैं जीरो भर दूंगा तो यहाँ जेड बार बचेगा, जेड बार में जेड बार गया जीरो और नीचे भी जीरो, तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इससे मुझे बचाना है क्वेश्चन को। अब बचाने के लिए मैंने सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन तो खूब करे हैं बीएससी पार्ट 1 में, इंडिटरमिनेट फॉर्म का चैप्टर होता था वहां पर, या तो हॉस्पिटल रूल लगाइए या फैक्टर करिए, कुछ भी करिए। तो हम भी यही काम करने की कोशिश करेंगे। एक काम करें, पहले बार अलग अलग करें, तो बार अलग अलग करने से क्या फायदा होगा वो सोचिए। ये हमारा कम से कम ये तो कट गया, लेकिन क्या ये ऐसा सोल्व हो जाएगा? रख के देखिए एक बार, ऊपर डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड आ गया। तुम डेल्टा जेड की जगह जीरो रखोगे, जीरो का बार जीरो, अब ऊपर जीरो नीचे भी जीरो, अब भी लिमिट सोल्व नहीं हो पा रही। हमने केवल यहां बार खोल के देखा कि मगर शायद कुछ काम चल जाए, लेकिन अब भी काम नहीं चल रहा, तो फिर अब क्या करूं? यहां पर बताइए कोई फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर तो कोई हो नहीं रहा, सीज खुल जाएगी, सीज भी नहीं खुल रही, तो अब क्या करूं? हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल में तो क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट तो तुम कर ही रहे हो, फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों लगा रहे हो? जब तुमसे डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा तभी तो तुम लगा रहे हो ये। तो अब इसे तुम्हें क्या कहा था मैंने, फिर इसे एक्स वाई में चेंज कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब मैं इसे एक्स वाई में चेंज करने जा रहा हूं। चलो बताओ, डेल्टा जेड का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई पूरे का बार, नीचे डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। फिर लिमिट को भी चेंज करो। लिमिट तुम्हें बताई थी मैंने, डेल्टा जेड का मतलब होता है डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो यहां पर लिखा जाएगा डेल्टा एक्स कोमा डेल्टा वाई और टेंस टू जीरो जीरो। तो हमने इस क्वेश्चन को एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन एक्स वाई में कन्वर्ट करते ही फिर आफत आ गई। अब ये दो वेरिएबल में हो गया, एक्स और वाई में। अब क्या सोल्व करें? तो मैंने कहा था फिर रास्ते अपनाओ, रास्तों से करो इसे। और सबसे बड़ा फेमस रास्ता है डेल्टा वाई बराबर एम डेल्टा एक्स वाला, या वाई बराबर एम एक्स वाला रास्ता। क्योंकि हम डेल्टा में कर रहे हैं, छोटे में कर रहे हैं, तो हम वाई बराबर एम एक्स ना लिख के क्या लिखते हैं उसको? डेल्टा वाई इक्वल टू एम डेल्टा एक्स। अगर तुम इन्हें पढ़ते ना वास्तव में वीडियो देखकर सही से सीक्वेंस में जो है, तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं इस तरह के, डिफरेंशिएबिलिटी पहले चेक करवा रखी, मगर ये ऐसे चेक होगी। क्योंकि यही काम हम वहां भी करते हैं सिंगल वेरिएबल में। सिंगल वेरिएबल में बहुत सी जगह हम ऐसी जगह फंस जाते हैं कि वहां पर लिमिट निकालने का कोई तरीका नहीं होता, ना सीरीज खुलती ना फैक्टर हो पाते। तो फिर वहां हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं तो सिखाई जाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या? एक रास्ता ही तो है कि हम उस पॉइंट पर किस साइड से आ रहे हैं? लेफ्ट से आ रहे हैं, एक बार आ रहे हैं राइट साइड से। तो वहां सिंगल वेरिएबल की बात चलती है, तो सिंगल वेरिएबल कहां होता है? एक लाइन के ऊपर होता है, इसलिए दो ही रास्ते होते हैं वहां पर, एक लेफ्ट से आना किसी पॉइंट पर या राइट से आना। भाई कोई मान लीजिए, कोई मैंने तुम्हें बताया था, एग्जांपल भी होती होगी मैंने, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे एक तार बंधा हुआ है, या खंबा कह दीजिए, ये खंबा है, क्या खंबा, इस पर तार बंधा हुआ। अब इस पर बंदर चढ़े पड़े हैं, तुमने देखा अक्सर बंदर चढ़ जाते हैं तारों पे, लाइन लग जाती है, बहुत सारे बंदर बहुत सारे बंदर बहुत सारे बंदर एक लाइन पे है, एक तार पे है। तो यदि मैं इस वाले बंदर का पड़ोस ढूंढूंगा, तो पड़ोस कहां ढूंढूंगा? या तो लेफ्ट में या राइट में, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, कहीं और नहीं होने का। तो सिंगल वेरिएबल में यही तो कमाल होता है, सारे जितने पॉइंट होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, क्योंकि रियल नंबर एक लाइन पर शो किए जाते हैं। तो उनका जो दूसरा तुम्हें कोई पॉइंट ढूंढना, पड़ोस ढूंढना, तो वो पड़ोस या तो लेफ्ट में मिलेगा या राइट में। अब यहां क्या, अब बात कर रहे हैं हम 2D की। अब 2D में तो जो पॉइंट होते हैं सारे में बिखरे पड़े हैं, तो इसका मान लो इस पॉइंट का पड़ोस ढूंढना, तो इधर भी चार सबको है,
तो हमारे पास में 2D में बहुत सारे रास्ते होते हैं किसी भी एक पॉइंट पे पहुंचने के। तो हम यहां पर किस पॉइंट पर जाना चाह रहे हैं, 0 0 पर लिमिट निकालना चाह रहे हैं। तो 0 0 पर जाने के कितने रास्ते हैं, 0 0 पर जाने के इनफाइनाइट रास्ते हैं। तुम इस एक्स एक्सिस से जा सकते हो, और एक्स एक्सिस में भी दो साइड होती हैं, इधर से आ सकते हो, इधर से जा सकते हो, इस पॉइंट पर ऊपर से आ सकते हो, नीचे से जा सकते हो ऊपर को, y इक्वल टू एम एक्स वाले रास्ते से आ सकते हो, पैराबोला से आ सकते हो, इस वाले पैराबोला से आ सकते हो। अनंत रास्ते होते हैं ओरिजिन पर जाने के लिए। कोई कहने का मेरठ आना है और तुम रहते हो गांव में, तो गांव से मेरठ आने का क्या एक ही रास्ता होगा, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, घूम फिर के आ सकते हो कहीं ना कहीं से। मुझसे कोई कहने का बेगमपुल जाना, तो बेगमपुल जाने के रास्ते कितने हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए मैं तुमसे पूछ लूं किराया, क्या बेगमपुल तक जाने के इनफाइनाइट रास्ते हैं, क्या सभी से किराया एक से लगेगा, अलग अलग लगेगा। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट कब कही जाएगी, जब हम किसी भी रास्ते तक पहुंचे तो सेम किराया लगे उसी जगह जाने का। तो हम ये जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, हम किसी भी रास्ते से सोल्व करें सेम ही आए तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। वही सिंगल वेरिएबल में सिखाया जाता है, लेफ्ट से लिमिट निकालें या राइट से निकालें तो सेम ही आना चाहिए आंसर, फंक्शन एक ही पॉइंट की ओर जाना चाहिए। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर इस लिमिट को फिर सोल्व कैसे किया जाएगा, रास्तों के द्वारा। अब रास्ते कौन से लिए आते हैं, तो जनरली ज्यादातर हम जो रास्ते लेते हैं या तो एक्स एक्सिस लेते हैं या वाई एक्सिस, जैसे मैं कल भी थोड़ा करवाया था, तो उसमें एक रास्ता पढ़ा था मैंने एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0, ये तो बताया था मैंने। ठीक, उस रास्ते से कर लीजिए या किसी और रास्ते से कर लीजिए। और इन जनरल करना है तुम्हें तो y बराबर एम एक्स का रास्ता होता है, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स क्या है, लाइन है, यही एक्स एक्सिस बन जाएगी, यही y एक्सिस बन जाएगी, m की वैल्यू चेंज करते जाइए। ठीक है, तो ज्यादातर हम क्वेश्चनों में यही रास्ता अप्लाई करते हैं, तो मैं यहां पर वही रास्ता अप्लाई कर रहा हूं। ये गायब हो गया, दिख गया, ये आ गया। चलो भाई रास्ता अप्लाई कर रहे हैं ये वाला। तो मैं कह रहा हूं यहां पे अलोंग डेल्टा y इक्वल टू m डेल्टा x, ये वाला रास्ता अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, इससे डेल्टा एक्स प्लस आई, यहाँ एम और डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स प्लस आई और यहाँ एम और डेल्टा एक्स। और यहाँ पर सारा सारा क्वेश्चन किस में हो गया, डेल्टा एक्स में, तो बस यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिख लो, क्योंकि डेल्टा वाई तो खत्म हो गया। अब तुम डेल्टा एक्स की जगह डायरेक्ट 0 रखोगे, अब भी 0/0, तो इसे बचा कैसे, कॉमन ले काट दो, बच जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस आई एम अपॉन, ऊपर माइनस था कहीं, अच्छा बार तक है, बार बार माइनस आएगा, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस आई एम। अब ये सोचो क्या ये लिमिट एक ही आई, नहीं, ये एम पे डिपेंड है, एम की वैल्यू बदलते रहोगे, इसका मतलब ये रास्ते बदलते रहोगे तो 100% ये लिमिट भी बदलती रहेगी, सेम वैल्यू नहीं आने की फंक्शन की। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो तुम क्या निकाल लेते, एफ डैश जेड, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं है। समझ में नहीं आई बात, तो मुझे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस कह देंगे ये एम पे डिपेंड है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, इन्हें याद रखना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें मैंने करके वहां भी दिखाया और फिर दोबारा से करके दिखा दिया। इतनी जोर वीडियो में लगाई मैंने बताने में, फिर दोबारा जोर लगवा दिया तुमने मुझसे। पढ़ ले करो, देख ले करो टाइम निकाल के। तुम टिकटॉक भी तो देखते होगे, सब ऐसे ही कहम है, सब ऐसे ही कहम है। और तुम घर पर देखो, आराम से बैठ के देखो, चुपचाप बच्चे को जो है उसकी नू उंगली चल रही होगी, टक 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 टक, बस नू ही कर रहा होगा वो बैठा बैठा। 90% बच्चे यही काम करते हैं। तभी तो वे कहते हैं कि मजा नहीं आता पढ़ने में, जो है वीडियो देखने में। 90% बच्चों का यही काम है, पढ़ लो कुछ है, कुछ कर लोगे। और मैं तो ये कहता हूँ चलो ठीक है तुम टिकटॉक देखो, कोई बात नहीं, कोई देखना भी चाहिए। तुम ऐसे क्यों बनते हो कि दूसरों को देखना पड़े तुम्हें, तुम ऐसे बनो ना कि तुम्हें देखें लोग, या नहीं, वरना तुम अपना पैसा ही फूक रहे हो, पैसा समय भी बर्बाद कर रहे हो बेकार का, जो है कोई फायदा थोड़ी होगा उससे। नहीं, कुछ भी बन रहे हो, नहीं वो तो हीरो हीरोइन भी ऐसे हुआ करते थे, वे भी लड़कियों के रोल खूब करते थे पैसा कमाने के लिए, जो है तो वो तो कुछ भी हो चाहे। लेकिन वो जो तुम टिकटॉक जिन्हें देख रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो भी बेचारे मेहनत ही कर रहे होंगे। कर लिया बच्चों।
इसमें लिख देना ये डिपेंड करती है किस पर, m पर, विच डिपेंड ऑन m, सो इट इज नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं हो सकती, फाइनाइट तो आएगी लेकिन यूनिक नहीं आएगी। बस लास्ट में लिख देना इसका मतलब एफ जेड एनालिटिक डिफरेंसेबल नहीं है, और डिफरेंसेबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं है। बताइए क्या ये एंटायर फंक्शन हुई? ये एंटायर कहां है, तो किसी पॉइंट पे नहीं आई, डिफरेंसेबल ही ना आए हो। करें आगे? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, रट गेरना इसे, ऑब्जेक्टिव मारती है। सो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है रूट, उसके अंदर दिया है मोड, इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। ओरिजिन पे चेक करनी तुम्हें ये कि एनालिटिक नहीं है, तो मैं ओरिजिन पे पहले क्या चेक करूं, डिफरेंसेबल। ठीक है, पहले खुद ओरिजिन पर डिफरेंसेबल होना चाहिए और फिर उसके पड़ोस में ढूंढूंगा। पड़ोस में क्या ऐसा कोई पड़ोस बना सकता हूं मैं जिसके हर पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंसेबल हो, तब जाके एनालिटिक कहूंगा मैं। सही है, तो पहले हम डिफरेंसेबल चेक करते हैं। बताइए किस पर चेक करना, ओरिजिन पर। इधर ध्यान देना, एफ डैश जीरो निकालना, जीरो पर चेक करना मुझे, तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? क्या मैं सिंपल डिफरेंशिएट कर सकता हूं? नहीं, रूट होता काम चल जाता, लेकिन रूट के अंदर मोड लगा हुआ, तो मोड को कभी सिंपल डिफरेंशिएट करने का कोई फॉर्मूला आज तक हमने पढ़ा ही नहीं है। साइन एक्स का पढ़ा है, कोस एक्स का पढ़ा है, एक्स की पावर एन का पढ़ा है, मोड का कहां फॉर्मूले पहुंचते हैं? तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? चलो जी, डेफिनेशन लगाओ, डेल्टा जेड टाइम्स टू जीरो, किस पर चेक कर रहे हो तुम, जीरो पर, तो जीरो में क्या जोड़ेंगे, डेल्टा जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में डेल्टा जेड, फिर इस लिमिट को सोल्व करूंगा ना। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई, यहाँ आ गया एफ डेल्टा जेड, इसकी वैल्यू से कैसे निकालूं? एफ जेड है हमारा फंक्शन किस में, एक्स वाई में, और निकालना किसकी वैल्यू है, डेल्टा जेड की, तो कैसे सोल्व करूं इसे? तो पहले मैं जेड को एक्स वाई में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही एक्स वाई में आ जाएंगे। ये आ गया मॉड एक्स वाई। अब बताओ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एफ डेल्टा जेड की चाहिए, तो डेल्टा जेड को भी मैं एक्स वाई में कन्वर्ट कर लूं, तो वो आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। अब बताओ क्या करेंगे, एक्स की जगह डेल्टा एक्स और वाई की जगह डेल्टा वाई, तो ये बन गई एफ डेल्टा जेड की वैल्यू। तो यहां पर लिख दोगे, क्या लिखेंगे, मॉड डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वाई। ये एफ जीरो की वैल्यू बताओ, एफ जीरो को लिख लो, एफ जीरो प्लस जीरो आई, ये लिखो। तो x की जगह जीरो कर दो, y की जगह जीरो कर दो, तो कितना आ जाएगा, मॉड जीरो इंटू जीरो, ये तो कितने आ जाएगा, जीरो अपॉन में यहां भर दो डेल्टा x प्लस आई डेल्टा वाई। अब लिमिट भी एक्स वाई में कर दो, जब सारा क्वेश्चन एक्स वाई में हो ही गया है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंस टू जीरो जीरो। देखिए इसे साइमल्टेनियस लिमिट कहते हैं, जब दो वेरिएबल में लिमिट हो जाती है तो साइमल्टेनियस लिमिट होती है। वो एक चैप्टर हुआ करता था पहले, अब वो निकाल दिया गया है, लेकिन तुम निकल जाओगे फाइनल से भी, अब वो चैप्टर दोबारा ला दिया गया है थर्ड सेम के अंदर, तुमने पढ़ा नहीं होगा वो। तो इसको जो है लिमिट को ना जब दो वेरिएबल में होती है तो इसे ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, या जैसे तुमने यहाँ लिखी है ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब होता है साइमल्टेनियस, एक साथ भरने तुम्हें, डेल्टा एक्स भी जीरो और डेल्टा वाई भी जीरो। सही है, एक होते हैं रिपीटेड लिमिट, उसमें कंडीशन होती है, एक बार डेल्टा एक्स की जगह जीरो भरोगे कॉमा लगाओगे, एक बार डेल्टा वाई, एक साथ जीरो नहीं भरना होता उसमें, एक बार डेल्टा एक्स को जीरो भरोगे तब सोल्व करके देखोगे जो आएगा, फिर डेल्टा वाई को जीरो करना, वो एक एक करना होता है। तो वो नहीं है हमारे यहाँ पर, उनको छोड़िए, हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बताइए सबसे पहला रोल होता है लिमिटेड क्वेश्चन सोल्व करना, सीधा जीरो भर के देखो, तो डेल्टा एक्स की जगह जीरो, यहाँ जीरो, तो जीरो आ जाएगा, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो सोल्व तो होने का नहीं। तो फिर अब क्या करूं, अब मुझे रास्ते ही लगाने पड़ेंगे। रास्ते से क्या फायदा होता है, रास्ते से वो उस इक्वेशन के द्वारा उस क्वेश्चन को हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सही है, तो रास्ता वही है सबसे फेमस तुम्हारा, डेल्टा वाई बराबर एम डेल्टा एक्स वाला। तो यहाँ पे रास्ता लगा रहे हैं हम अलोंग करके, डेल्टा वाई इक्वल टू एम डेल्टा एक्स, कन्वर्ट करो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट डेल्टा एक्स और वाई की जगह एम डेल्टा एक्स, और नीचे देखो, एक मिनट एक मिनट, यहां पर आ जाएगा हमारा डेल्टा एक्स प्लस
आई एम डेल्टा एक्स। बताओ सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट तो हो गया। तो सिंगल वेरिएबल तो ये करते हैं हम, पहले डेल्टा एक्स की जगह जीरो रख के देखेंगे क्या सोल्व हो जाएगा, नहीं अब भी जीरो को जीरो आएगा। तो बच्चा कैसा है, डेल्टा एक्स कॉमन ले लो, नीचे है डेल्टा एक्स कॉमन, ऊपर यहाँ डेल्टा एक्स का स्क्वायर जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर को मोड से बाहर निकाल दो या मोड में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तब भी पॉजिटिव रहेगा, फिर अंडर रूट कट जाएगा और डेल्टा एक्स कट जाएगा। तो केवल क्वेश्चन में क्या बचेगा हमारा, बताओ ऊपर की तरफ मोड एम और नीचे बचेगा 1 प्लस आई एम। तो किस पर डिपेंड हो गया, एम पर। अगर तुमने रास्ता लगाया डेल्टा वाई बराबर, तुमने क्या रास्ता लिया था, एम डेल्टा एक्स का, ये रास्ता लिया। अगर तुमने एम की वैल्यू 1 ले ली तो कौन सा रास्ता हो जाएगा, जो 45 का एंगल बनाएगा। अरे एम की वैल्यू 1 कर दोगे ना तो 45 का रास्ता हो गया, एम की वैल्यू 0 ले लोगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, एम चेंज होता रहेगा तो ये लिमिट भी चेंज होती रहेगी, तो ये लिमिट यूनिक नहीं आई। इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एलिटिक भी नहीं ओरिजिन पर। उतारिए। कर लिया। इसका सेकंड पार्ट है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन इसमें कोची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ये कह रहा है। चलो जी कोची रायमन चेक करते हैं। अब फंक्शन हमें दी गई थी एफ जेड इक्वल टू मोड एक्स वाई। अब देखिए हमें इस फंक्शन को पहले रियल इमेज में तोड़ना पड़ेगा तभी हम कोची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई करा सकते हैं। ये ना, ये खुद ही रियल इमेज में टूटी हुई है क्योंकि इसमें कहीं आई का जिक्र तो है ही नहीं, तो मैं सीधा लिख दूं इसको एक्स वाई और यहां लिख दो प्लस के क्या, जीरो आई। कंपेयर कर लीजिए u प्लस आई वी से, तो यहां u की वैल्यू कितनी है, रूट मोड एक्स वाई, और v की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब हमें कोची रायमन इक्वेशन निकालनी है। ध्यान सुनना, हमें करना है डेल यू डेल एक्स। पहले तुम बताओ डेल वी डेल एक्स कितना आएगा, v बराबर जीरो तो डेल वी डेल एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। डेल वी डेल वाई कितना हो जाएगा, जीरो, जब v बराबर जीरो है तो। लेकिन डेल यू डेल एक्स बता दो कैसे करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मोड आ रहा। सिंपल डिफरेंशियल कैसे कर दोगे तुम मोड का। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें भी फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। बताइए यू कितने वेरिएबल में है, दो वेरिएबल में। तो मैंने तुम्हें समझाया होगा कल वाली वीडियो में, क्या बताया था कि जब इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे तो किस में चेंज करोगे, तुम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स में चेंज करोगे, यू के अंदर एक्स में चेंज करोगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। लेकिन मुझे ये सारे काम करने हैं ओरिजिन पर। पहले मैं तुम्हें बता देता हूं, एक मिनट रुक जाइए, मुझे ओरिजिन पर चेक करने हैं, थोड़ा मैं एक साथ ही कर लेता हूं दोनों काम। मैंने इस सबको यहां से हटा दिया, ओरिजिन पर चेक करना ना मुझे, एट जीरो जीरो पर चेक कर रहा हूं मैं। देखो इनकी वैल्यू डेल वी डेल एक्स की वैल्यू जीरो जीरो पर, ये तो आ गई डायरेक्ट जीरो क्योंकि इसमें एक्स वाई है ही नहीं। ऐसे डेल वी डेल वाई की वैल्यू किस पर,
ओरिजिन पर कितनी आ गई, सीधी 0 आ गई। लेकिन मुझे चाहिए डेल यू डेल एक्स, और वो भी कहां निकालना है मुझे, 0 0 पर। ठीक है, इसका मतलब है u के अंदर मैंने 0 0 लिख दिया, इसका मतलब पहले u को डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद 0 0 भरना है, ये मतलब है। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, z में लिख रहा मैं क्योंकि हमारा u फंक्शन है एक्स वाई में। ठीक, तो यहां लिखा जाएगा u के अंदर कहां चेंज करेंगे, x में, x कौन है 0, 0 में कितना बढ़ाएंगे h, y में कोई चेंज नहीं करेंगे, माइनस लिखेंगे वही फंक्शन जो हमारी फंक्शन थी, अपॉन में कितना लिखेंगे h। ये लग गई पार्शियल के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल, लेकिन किस पॉइंट पर लगाया, 0 0 पर। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, मैं दूसरी तरह से कर देता हूं। पहले मैं तुमसे डेफिनेशन पूछता हूं दोबारा से, पार्शियल की डेफिनेशन, वो फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, चलिए जी, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है हमें सिंगल वेरिएबल के लिए, रियल में, बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या करते हैं इस फंक्शन में x पर निकाल रहे हो, इन जनरल x प्लस h करोगे, माइनस के fx करोगे, अपॉन में क्या करोगे h, ये तो होता है डेफिनेशन। अब तुम किसी पॉइंट पर लगा के दिखाओ, ए 0 पर लगा के दिखाओ, इसका मतलब क्या है, f डैश 0 का मतलब क्या होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर उसमें x की जगह 0 भरना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के दिखाओ इसी रूल को, बस x की जगह क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 0। तो क्या लगेगा यहां पर, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ये तो लिखा जाएगा भाई, ये तो इन जनरल डेफिनेशन लिखी हुई है क्योंकि x पर लिखी हुई है, लेकिन तुम किसी पॉइंट पर निकाल रहे हो 0 पर, और कंफ्यूजन हो गया है, टाइम हो गया ना, वो वाली बात आ रही है। चलो बताओ, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, बताओ एफ डैश 2 पर बताओ कितनी वैल्यू आएगी, एफ डैश 2 पर कितनी आएगी, सिंपल, हाँ 4 आएगी, सीधी बात है। अब तुम इसी काम को फर्स्ट प्रिंसिपल करके दिखाओ, एफ डैश 2 निकाल के दिखा दो, 2 निकाल के दिखाना। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ, फंक्शन में किस पे चेंज करोगे, 2 में थोड़ा बढ़ा दो, माइनस के f2 करोगे अपॉन h करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे f2 प्लस h की वैल्यू से निकालोगे, तो 2 प्लस h का क्या करोगे स्क्वायर, माइनस 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, अपॉन में कितना जाएगा h। लिमिट का क्या रूल होता है, पहले सीधा 0 भरो, तो 0 यदि यहाँ भरूंगा 4 में 4 का 0 बटे 0 आएगा, फिर क्या करूं, तो यहाँ पर या तो फैक्टर करने की सोचूं, या स्क्वायर खोल दूं, या कोई रूल लगाऊं, कुछ भी करूं, स्क्वायर खोल दो, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस के h स्क्वायर जाएगा, प्लस के हो जाएगा 4h, और माइनस से कितना जाएगा 4, अपॉन में कितना आ जाएगा h, 4 से 4 कट गया, तो h की जगह 0 रखूंगा, फिर भी 0.0, तो h कॉमन लेकर काट दो ना, तो क्या आ जाएगा बताइए 4, तभी 4 आ गया। तो किसी पॉइंट पे ये लगा रखा तुमने फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तुमने ऊपर जो लगाया था x के अंदर, ये इन जनरल लगाया, बस जिस पॉइंट पे लगाते हैं उसी को लिखते हैं वहां पर 0, उसमें h बढ़ा दें बस, फिर 0 पर ही फंक्शन निकालते हैं। यही होती है पार्शियल में बात। अगर मान लो कोई फंक्शन तुम्हारी एक्स वाई में है ये, और तुमसे कोई कह रहा है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वो इन जनरल कह रहा है एक्स वाई में, तो डेफिनेशन क्या होगी, h टेंड्स टू 0, बस x में चेंज करना, x प्लस h कोमा y माइनस यू एक्स वाई, फंक्शन ऐसी कैसी, अपॉन में कितना h। और यदि किसी पॉइंट पे कहने लगे नहीं भाई नहीं, किसी पॉइंट पे लगा के दिखाओ पार्शियल में ही, तो पार्शियल में पॉइंट में लग जाएगा। देखो एक मिनट से मैं इसको कर देता हूं, मान लीजिए तुमसे कोई कह रहा है कि भाई तुम्हें एफ डैश 3 4 निकालना, ये यू लिख दो, एफ डैश लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा, इसका मतलब क्या है, लेकिन उसने कहा है एफ डैश का मतलब यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करना, किसके रिस्पेक्ट में करना, एक्स के, ठीक है, तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताओ फंक्शन में किस में चेंज करना, 3 में, तो 3 में h बढ़ाना, अब कोमा 4 लिखना, फिर माइनस लिखना, फंक्शन ऐसी की ऐसी उतारनी है, और अपॉन में h कर देना बस। तो पार्शियल में कोई ऐसी आपत नहीं, जिसमें के रेस्पेक्ट में तुम कर रहे हो ना उसमें चेंज करना, तो ये होता है हमारा पार्शियल में फर्स्ट प्रिंसिपल। वही बात हम यहाँ पे क्वेश्चन में लगा रहे थे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, वापस आते हैं क्वेश्चन में, बस इन्हें हटाना बड़ा भारी पड़ जाता है। अब मुझे यहां से सारी वीडियो कट करनी पड़ेगी, उसमें लग जाएंगे मुझे घंटों, क्योंकि कट करना आता नहीं, घंटों तक हो जाओ टुक 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 टुक, तभी गल सोल तो जा करे बच्चों। चलो अब वापस आते हैं उस पर, मैं तो वही खो गया, ये रहा, बस 2 मिनट की बात। अब तुमने, अच्छा तुम इसीलिए कह रहे थे, बस अब तो हो ही गया क्वेश्चन। देखिए सेकंड पार्ट, सी आर इक्वेशन ये थी,
CR इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। एफ जेड ये था, हमने एफ जेड को इस तरह से लिख लिया, इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ये आ गया, यू ये है, वी ये है। अब यहाँ पर हमने क्या, हमें करना था यू का पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन किस पॉइंट पर निकालना था, जीरो पर। तो देखो मैंने जीरो में जो इसका एक्स वाला पोर्शन था उसमें ही एच बढ़ाया, सही है, और फिर ये कर दिया। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर से देखें, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू बताओ, इस पहले वाले की वैल्यू, इससे एक्स की जगह क्या बनना पड़ेगा, अरे यू फंक्शन जो होती है वो एक्स वाई की होती है, एक्स की जगह क्या बनना पड़ेगा, एच, और वाई की जगह क्या बनना पड़ेगा, जीरो। तो ये फिर भी क्या हो जाएगा सारा जीरो, माइनस इसकी वैल्यू बताओ, इससे ही एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो, तब भी जीरो, अपॉन में कितना, एच। अब इस लिमिट को सोल्व करके दिखा दो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बोलो, जीरो अपॉन एच, एच की जगह जीरो भरूं या पहले सोल्व कर लूं, पहले सोल्व कर लो, जीरो बटे कुछ जीरो होता है, अब इसमें एच बचेगा ही नहीं, तो लिमिट कितनी आ गई, जीरो। इसका मतलब यू का पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो जीरो पर जीरो आंसर आएगा। ऐसे ही यू का करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो वो भी जीरो ही आएगा। अब देखो इन इन दोनों में भी जीरो है नहीं जीरो, तो कोची रायमन इक्वेशन तो अपने आप सेटिस्फाई होगी, डेल यू डेल एक्स भी वही आया, डेल वी डेल वाई भी वही आ रहा। ठीक है, बस इतना करना था, नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर कोची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी, जबकि फंक्शन डिफरेंशिएबल थी ही नहीं। तो फिर सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, सफिशिएंट कहती है सी आर तो सेटिस्फाई होने ही चाहिए, साथ में जो डेरिवेटिव हो वो कंटिन्यूअस भी होने चाहिए। तो जो डेरिवेटिव थे वहां, यहाँ पर जो थे डेल यू डेल एक्स और डेल यू डेल वाई, वो कंटिन्यूस ही नहीं थे। उतार लो उतार लो पहले। चलिए और कल करते हैं, और एग्जाम्पल करनी थी वैसे तो मुझे अभी। चलिए बच्चों, ठीक है।